हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एमपीओबी की यूनिट 2 यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 2। इससे पहले हमने यूनिट 1 पढ़ा था जिसमें हमने पूरा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बहुत से टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए थे। नेचर, स्कोप एंड इवोल्यूशन को हमने पूरा कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे एमपीओबी यूनिट 2 की। वीडियो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिट 2 में हमारे दो मेन चैप्टर्स हैं, एक है मोटिवेशन और दूसरा है लीडरशिप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोटिवेशन टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। मोटिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका नेचर, इसकी थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। वीडियो को देखें एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे। तो मोटिवेशन वर्ड हमने बहुत बार सुना है, हमें पता भी है कि मोटिवेशन होता क्या है। जब हमें कुछ करना होता है या फिर हमें किसी से काम करवाना होता है तो उस पर्सन को एज अ मैनेजर या फिर एज अ मैनेजर आपको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उनमें एक एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो मोटिवेशन जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड मूवेयर से आया है। मूवेयर यानी कि किसी को एक तरीके से मूव कराना, मतलब किसी से कुछ काम करवाना। तो लैटिन वर्ड मूवेयर मीन्स टू मूव, टू ड्राइव फॉरवर्ड, मतलब किसी काम को करने के लिए एक पर्सन में विलिंग जनरेट करना मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन को आप डिफाइन कर सकते हो कि स्टाइमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। एज अ मैनेजर आपका फर्ज है अपने एम्प्लॉयज या अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करना, उनके अंदर एक एनकरेजमेंट जनरेट करना, एक विलिंग जनरेट करना, सो दैट वो मोटिवेट फील करें और साथ में वो अपना जो काम है वो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी के साथ जो है वो करें और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, राइट, कि वो अपने बेस्ट कैपेसिटी में काम करें। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, एक ब्रेन से रिलेटेड है, एक माइंड से रिलेटेड है, जिसमें आप अपने सबॉर्डिनेट्स का माइंड मेकअप करते हो, ठीक है, उनके दिमाग में मतलब कुछ इस तरीके से आप बातें जनरेट करते हो सो दैट कि उनके अंदर एक इच्छा जगे और वो अच्छे से काम करते हैं। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है, इन्होंने बोला, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज। मतलब जो मोटिवेशन है वो एक तरीके से हम किसी को जबरदस्ती कुछ काम नहीं कराएंगे, हम कुछ इस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे कि वो खुद से अपनी इच्छा से, उनके अंदर एक एनर्जी है किसी भी काम को करने के लिए, एक मोटिवेशन जनरेट हो। तो कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉइज। किसी एम्प्लॉय के इनसाइड, अंदर से ही वो चीज ऑटोमेटिकली आएगी, उसको किसी काम को करने की विलिंगनेस उसमें जनरेट होगी। उसके बाद बहुत सारे ऑथर्स ने हमें मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू जो कैली जी हमसे क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कह सकते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज में एक ऐसा बिहेवियर इंस्टिगेट करते हैं जो उसको गोल की तरफ लेके चला जाए, उस एम्प्लॉय को, ठीक है, और साथ ही साथ कैसे दैट कैन सेटिस्फाई दोज नीड्स। कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम अपने एम्प्लॉय की नीड को पहले फाइंड आउट करते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय की नीड क्या है। जब हम उस नीड को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। क्योंकि जब तक हम उसको उसकी नीड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ काम नहीं करेगा। तो हमारे गोल्स की तरफ वो तब काम करेगा जब हम उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टाइमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। तो WG स्कॉट के अकॉर्डिंग मोटिवेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों को एक तरीके से पुश कर रहे हैं जिससे कि वो डिजायर्ड गोल्स को पूरा करने के लिए अच्छे से काम करें। तो ये था। अब उसके बाद आता है फीचर्स क्या है, या नेचर की अगर हम बात करें तो फीचर और नेचर एक ही बात होती है। तो मोटिवेशन का नेचर, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। तो मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, बिकॉज ये इंटरनल फीलिंग है, ये इंटरनली एक एम्प्लॉय में आता है, ठीक है। आप इस मोटिवेशन को एम्प्लॉयज के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हो। तो इंटरनल फीलिंग क्या, नीड, डिजायर, एस्पिरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमारे एम्प्लॉय की कुछ नीड है तो हम उस नीड को सेटिस्फाई करके उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमारे एम्प्लॉय की कुछ डिजायर है तो हम उस डिजायर को कंप्लीट करके अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला, डिजायर टू हैव अ न्यू हाउस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, तो हमारे एम्प्लॉयज को जो भी चाहिए अगर हम उनको वो दे दें देन दे विल मोटिवेट। और जब वो मोटिवेट होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे, और जब वो बहुत अच्छे से काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बड़े अच्छे से अचीव होंगे, राइट। नंबर 2, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल टू डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब मोटिवेशन करता क्या है, मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। किसी एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसा बिहेवियर जनरेट करता है जो उसको गोल की तरफ डायरेक्ट करे, ठीक है, गोल की तरफ एक तरीके से पुश करे। तो मोटिवेशन का मतलब क्या, लोगों को कुछ इस तरीके से, लोगों से काम करवाना, या लोगों को बिहेव लोग इस तरीके से करें सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल, राइट। तो हमें अपने एम्प्लॉयज को कुछ इस तरीके से मोटिवेट करना है कि उनका जो बिहेवियर है वो गोल की तरफ जाता है ना। तो मोटिवेशन ये करता है। तो जो मोटिवेटेड पर्सन है उसको कोई सुपरविजन और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज वो अंदर से इतना ज्यादा विलिंग होती है, उसके अंदर काम करने की एक एनर्जी होती है और एक बहुत अच्छे से वो काम करता है क्योंकि वो मोटिवेटेड है।
ठीक है, उसका हमेशा जो वो काम करेगा डिजायर्ड मैनर में करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, पर्सन हैज अ मोटिव टू गेट प्रमोशन। मान लो एक पर्सन का मोटिव है, एक एम्प्लॉय का मोटिव है प्रमोशन पाना, तो वो फिर क्या करेगा, प्रमोशन पाने के लिए, उस डिजायर को अचीव करने के लिए वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। नंबर 3, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो मोटिवेटर्स जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। वो कैसे? तो अगर हमें एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो मैनेजर जो है वो अलग अलग तरीके के मोटिवेटर्स यूज कर सकता है। कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव मोटिवेटर्स की, तो वो है प्रमोशन दे देना, इंक्रीमेंट कर देना सैलरी में, बोनस देना, रिस्पेक्ट देना, रिकॉग्निशन, एक पहचान देना। ये है पॉजिटिव मोटिवेटर्स जो एक एम्प्लॉय को वो करते हैं मोटिवेट। अगर एम्प्लॉय जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करता पॉजिटिव मोटिवेटर्स यूज करने के बावजूद, देन एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, एट दी लास्ट उसको नेगेटिव मोटिवेटर्स को यूज करना पड़ता है। नेगेटिव मोटिवेटर का मतलब क्या, वार्निंग देना। ठीक है, डिमोशन कर देना, मतलब उसकी एक पोजीशन थी आपने उसको डाउन पोजीशन दे दी उससे। ठीक है, इंक्रीमेंट स्टॉप कर देना, ये सारे क्या है, नेगेटिव मोटिवेटर्स हैं। तो समटाइम्स नेगेटिव मोटिवेटर के डर से भी एक इंसान अच्छे से काम करने लग जाता है। नंबर 4, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो मोटिवेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना है तो एक मैनेजर को यह समझना होगा कि हर इंसान की अलग अलग तरीके की नीड होती है। अगर एज अ मैनेजर मैं 10 बंदों की टीम को मतलब लीड कर रही हूँ या उनको मैनेज कर रही हूँ, उनको हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे वो 10 लोगों की जो नीड है वो अलग अलग होगी, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, अलग अलग उसका बैकग्राउंड होता है, तो हर किसी की जो नीड होती है वो अलग टाइप की होती है। तो ह्यूमन नीड्स जो होती है वो एक तरीके से मेंटल फीलिंग्स होती हैं, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, जिसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। अगर मैनेजर उसको मेजर कर लेता है एक्यूरेटली, तो एवरी पर्सन यूजेस डिफरेंट अप्रोच टू सेटिस्फाई हिज नीड, है ना। तो अलग अलग अप्रोच से हम अपने एम्प्लॉइज की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं पैसों से, मॉनिटरी इंसेंटिव से, और कुछ लोग मोटिवेट होते हैं नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से, यानी कि जैसे कि प्रमोशन, मतलब बड़ी पोजीशन दे दिया, रिस्पेक्ट दे दी, अवार्ड दे दिया, रिकॉग्निशन दे दिया, ये नॉन मॉनिटरी हो गया। तो ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव मोटिवेटरशिप होते हैं, मोटिवेट, एंड कुछ लोग होते हैं नेगेटिव मोटिवेटर से, जो भी हमने पढ़ा ऊपर वाले पॉइंट में। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक जनरलाइजेशन इन मोटिवेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि सब चीजों को इक्वल कर देना, यानी कि आप सोचो कि ये काम करूंगा तो ये सबके लिए सब, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है जो हर पर्सन पे लागू हो जाए। लेकिन हमें पता है कि हर किसी की नीड अलग है, और जब नीड अलग है तो मोटिवेशन करने का तरीका भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको मोटिवेशन का तरीका हर किसी के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा। कोई नॉन मॉनिटरी से भी खुश हो सकता है और कोई मॉनिटरी से भी खुश हो सकता है। तो ये आपको मेजर करना पड़ेगा एज अ मैनेजर। तो आप मोटिवेशन का तरीका जनरलाइज नहीं कर सकते, सबके लिए एक जैसा नहीं रख सकते। ठीक, उसके बाद मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एवर चेंजिंग होते हैं। हमारी जो नेचर है या हम लोग जो है हमेशा हमारी चॉइसेस भी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, हमारी प्रेफरेंसेस भी बदलती रहती है टाइम के साथ साथ। तो ह्यूमन की जो नीड्स है, आज मेरे को ये मिल गया तो कल को मुझे कुछ और चाहिए, आज वो भी मिल गया तो उसके बाद भी मुझे कुछ और चाहिए। तो हमारी जो नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, जो कि लगातार बदलती रहती है। एक चीज मिल गई तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तीसरी चाहिए, तीसरी मिल गई चौथी चाहिए, राइट। वो अलग अलग नीड्स हैं। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड गिव राइज टू अनदर। आपने एक चीज को सेटिस्फाई कर दिया एज अ मैनेजर, एक एम्प्लॉय की आपने एक नीड सेटिस्फाई कर दी, अब उसकी कोई दूसरी नीड हो जाएगी। तो मैनेजर्स को जो है कॉन्टिन्यूसली मोटिवेशन वाला फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद ये था नेचर और मीनिंग, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज की। तो सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आती है वो आती है मैस्लो की थ्योरी, जो कि सबसे फेमस थ्योरी है मोटिवेशन की। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारी, ये देखिए आप हायरार्की देखिए, कुछ लोग इस हायरार्की को उल्टा बना लेते हैं, तो प्लीज आपको ऐसा नहीं करना। कुछ लोग देखो, फर्स्ट वाली जो हमारी नीड है ये है फिजियोलॉजिकल, कुछ लोग इसको साइकोलॉजिकल लिख के आ जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना। ठीक है, आपको फिजियोलॉजिकल लिखना है, फिजियोलॉजिकल, PHYSIO, फिजियोलॉजिकल नीड लिखना है आपको। कुछ लोग इसको साइकोलॉजिकल लिखाते हैं तो वो गलत होता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमें क्या है हमारे पास कि देखो जो ये हायरार्की है, सबसे पहले टोटल 5 इसने स्टेजेस बताए हैं। किसने? मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की दी है, हमें एम्प्लॉइज की नीड्स के बारे में बताया है। देखो, पहले एक इंसान को क्या चाहिए? पहले एक इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, अच्छी पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी हवा में सांस उसको चाहिए, स्लीप अच्छी चाहिए। ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए एक तरीके से, हमारे फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। दैट इज वाई वी आर सेइंग इट एज फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 2 आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब एक एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होती है ना, तभी हम दूसरी स्टेज पे आ सकते हैं। ठीक है, मैस्लो का कहना है कि ये जो नीड्स की जो हायरार्की है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। ऐसा नहीं कि अगर किसी इंसान की ये नीड सेटिस्फाई हो गई और ये नहीं हुई, ये भी नहीं हुई और उसको सीधा ये चाहिए, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप ही एक इंसान की नीड्स जो है वो होती हैं। तो फिजियोलॉजिकल, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छा रहना, सोना। तो कहने का मतलब क्या, जब एक
फिजियोलॉजिकल नीड्स जब हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम आते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे। तो जब एक एम्प्लॉय का ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप हो जाता है तो वो दूसरी स्टेज पे आता है, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब एक एम्प्लॉय क्या चाहता है? अब एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब उसकी सेफ रहे, सिक्योर रहे, प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास, फैमिली एंड सोशल स्टेबिलिटी, राइट। उसके बाद जब ये वाली नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो लव एंड बिलोंगिंग, जब ये दो नीड सेटिस्फाई होती हैं तब वो इसके बारे में सोचता है। अब वो चाहता है कि सोसाइटी में उसके रिलेशनशिप बिल्ड हो, उसकी फ्रेंडशिप हो, फैमिली जो है उसका सोशल स्टेटस अच्छा हो, सेंस ऑफ कनेक्शन लोगों के साथ अच्छा हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका जो है एक दूसरे के साथ उसकी बने फ्रेंडशिप हो। ये सारी चीज़ें सोशल या लव एंड बिलोंगिंग स्टेज पे आती हैं। उसके बाद फोर्थ, जब ये सारी तीनों नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो चौथी जो हमारी नीड है दैट इज सेल्फ एस्टीम। अब एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग वो लेना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका एक स्टेटस हो, तो अब इस स्टेज पे आके वो ये सब नीड उसकी होती है। जब ये भी नीड पूरी हो जाती है देन वो आता है लास्ट स्टेज पे जो कि है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जनरली होता है कि मोरालिटी, क्रिएटिविटी, अब इसकी तरफ वो बढ़ता है, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्पस, मतलब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ खुद के एक सेटिस्फैक्शन के लिए वो जो है उसकी एक नीड होती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमने ऐसे पढ़ा, थोड़ा सा इसको हमें थ्योरेटिकल भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमने जो हमारी पहली थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, इजी है। तो दीज आर दी प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? एक तरीके से प्राइमरी नीड है किसी भी ह्यूमन बींग की, मतलब वो तो चाहिए यार, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, पानी तो चाहिए रहने के लिए। तो जब ये सारी जब ये सारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है ना, उसके बाद ही वो नेक्स्ट नीड पे जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके बिना तो वो मर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस ये नीड अगर पूरी ना हुई तो बाकी सारी नीड का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो मीनिंग नो अदर लेवल आर अचीवेबल बिफोर दिस वन। तो ये पूरी होगी तभी अगले पे आ पाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड थिंग्स लाइक स्लीप, वाटर, शेल्टर, फूड, क्लॉथ्स, ये सब आएंगे फिजियोलॉजिकल में। नंबर 2 आता है, जब ये नीड सेटिस्फाई हो गई तो नंबर 2 क्या आता है? नंबर 2 आता है सेफ्टी नीड्स। तो मैस्लो ने ये सजेस्ट किया कि ये नीड सेटिस्फाई होने के बाद अब वो चाहता है सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं जो कि एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नीड है हायरार्की में। तो जब एक इंसान का जो है फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाता है या फुलफिल हो जाता है तो उसका जो मोटिवेशन है वो सेफ्टी की तरफ जाता है। अब वो सेफ्टी चाहता है, वो किस बारे में सेफ्टी चाहता है? अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। तो इस कैटेगरी में क्या आता है कि एवरीथिंग जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, इंक्लूडिंग वंस रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हो आप, जॉब सिक्योरिटी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके के वो इंश्योरेंस भी कराता है ना। क्यों कराता है? बिकॉज उसको सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं अपनी फैमिली बैकअप, टर्म इंश्योरेंस, आजकल ये सारी चीज़ें क्या है, ये सेफ्टी नीड्स के अंडर आती हैं, है ना। तो ये कराता है वो। LIC हो गया, या ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं, ठीक। उसके बाद वो चाहता है सोशल नीड्स। तो जब ये सेफ्टी नीड्स, जब उसने सारी चीज़ों के इंश्योरेंस करा लिए, सारी चीज़ों का सब चीज़ें करा ली, तो अब वो चाहता है क्या? सोशल नीड्स चाहता है वो। तो मैस्लो के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर ह्यूमंस के लिए रहेगा सोशल क्रिएचर, क्योंकि मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है, राइट। एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो इसकी जो नीड है वो यही है कि सोशल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ह्यूमंस की जो है नेचुरल डिजायर होती है कि उसके भी सोशल ग्रुप्स बने। तो ह्यूमंस के जो है सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो चाहता है लोग उससे प्यार करें, लोग उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करें। तो नेचर हैज़ प्रोग्राम्ड अस टू सीक कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप। तो अब एक एम्प्लॉय क्या चाहता है? एक कि उसको चाहिए कि उसकी कोई फ्रेंडशिप हो, है ना। तो जिन लोगों के ऐसे कनेक्शन नहीं होते, जिन लोगों के लिखा है ना, हु डोंट हैव सच कनेक्शन, और कोई बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो जनरली वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। तो सोशल नीड्स उसकी होती है। तो वो चाहता है कि उसके भी ग्रुप्स बने, उसके भी कंपेनियंस बने, फ्रेंड्स बने। उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। फोर्थ पे आता है एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नीड जो मैस्लो के ओपिनियन के अकॉर्डिंग है वो है एस्टीम नीड्स, जो कि उससे सजेस्ट करता है कि इसने 2 लेवल दिए हैं हमें। पहला लेवल है एस्टीम इज द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। कैसे करें? उसकी एक पहचान हो, लोग उससे अटेंशन दे, उसका एक स्टेटस हो सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है, तो सेकेंड लेवल जो होगा हमारा वो होगा जिसमें मैस्लो ने सजेस्ट किया इज द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। उसको चाहिए पावर, राइट। उसको चाहिए कॉन्फिडेंस, मास्टरी, इंडिपेंडेंस। वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता, राइट। तो ये सारी चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया या रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये सारी चीज़ें एस्टीम नीड्स में होती हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि फाइनल स्टेज होता है, जो इस हायरार्की का टॉप पर है। तो मैस्लो ने सजेस्ट किया कि जब एक पर्सन इस स्टेज पे पहुंचता है तो वो चाहता है कि वो रियलाइज
करता है कि उसका खुद का फुल पोटेंशियल एंड हैव बिकम द बेस्ट पॉसिबल ऑफ वर्जन ऑफ देमसेल्फ, मतलब वो अपना खुद का एक बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो के अकॉर्डिंग एक इंसान इस लेवल तक तभी पहुंच सकता है जब वो अपनी प्रीवियस नीड्स में मास्टरी कर चुका हो, मतलब पहले की जो 4 नीड है अगर वो उसकी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है, तब वो इस नीड पे आता है, इस स्टेज पे आता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज मोर ऑफ अ रिजल्ट देन अ नीड। तो एक तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक रिजल्ट है, ये एक नीड नहीं है, ये एक रिजल्ट है कि उसने अपनी लाइफ में वो 4 स्टेजेस जो नीड थे वो अचीव कर लिए, अब वो इस स्टेज पे आया है। तो ये जो नीड है वो फोकस करती है क्या, स्ट्रांगली मोटिवेट करती है, जो है कह सकते हैं कि मोर देन अ रिजल्ट है, फोकसिंग ऑन दिस एंड गोल स्ट्रांगली मोटिवेट मैनी पीपल टू रीच द टॉप ऑफ मैस्लो हायरार्की। कहने का मतलब यही है कि हर एम्प्लॉई का एक गोल होता है कि वो मैस्लो की हायरार्की को क्लियर करके, मतलब उस चीज को फुलफिल करके टॉप लेवल तक पहुंचे, इस टॉप एंड तक पहुंचे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पर पहुंचना एक एम्प्लॉय का गोल होता है, बहुत लोगों का। तो ये तो थी हमारी मैस्लो की हायरार्की। अब हम बात करेंगे हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। तो फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने हमको 2 फैक्टर दिए हैं, 2 फैक्टर थ्योरी दी है मोटिवेशन की 1959 में, फ्रेडरिक हर्सबर्ग। ठीक है, इसकी स्पेलिंग कई लोग गलत लिख देते हैं तो आपको याद रखना है, हर्सबर्ग लिख देना, चाहे तो फ्रेडरिक मत लिखना, लेकिन याद रखना, ठीक है। हर्सबर्ग 1959 में, ये जो थे एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था। और वो जो 2 फैक्टर है वो क्या है, वो है मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर। 2 फैक्टर कौन कौन से, मोटिवेटर और दूसरा हाइजीन। तो हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग देयर आर सम जॉब फैक्टर दैट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंप्लॉइज में एक सेटिस्फैक्शन होता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे इंप्लॉइज में डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग जो है अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नो सेटिस्फैक्शन। तो हर्सबर्ग क्या कह रहा है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो इसका मतलब है कि नो सेटिस्फैक्शन, एंड डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट है नो डिससेटिस्फैक्शन। ठीक, तो अब हम इसको स्टडी करेंगे, इसके जो 2 फैक्टर हैं इसको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 है हाइजीन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर क्या होता है, हाइजीन फैक्टर वो जॉब फैक्टर होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वर्क प्लेस में, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए या मोटिवेशन की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये जो हाइजीन फैक्टर होते हैं ये भले ही पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए ना दें, लेकिन अगर ये ना हो, ये फैक्टर अगर मौजूद ना हो तो इससे हमारे एम्प्लॉय के मन में या उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन जरूर पैदा हो सकता है। इनफैक्ट मतलब अगर ये फैक्टर है मौजूद तो पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन भले ही लॉन्ग टर्म के लिए ना हो लेकिन होगा सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं है, मतलब कि इन फैक्टर्स की एब्सेंस से डिससेटिस्फेक्शन जरूर क्रिएट हो सकता है एम्प्लॉइज में। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो कौन से फैक्टर, तो अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जब जो कि जरूरी है, जो कि होने ही चाहिए, जो कि रीजनेबल है एक जॉब के लिए। ठीक है, और अगर वो फैक्टर नहीं होंगे तो इससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होना तय है। तो हाइजीन फैक्टर्स को हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स जो है वो उसको मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड है अगर हमें डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड करना है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉइज जो है वो डिससेटिस्फाइड ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको हाइजीन फैक्टर को मेंटेन करना जरूरी है। तो ये जो फैक्टर हैं ये कह सकते हैं किसी भी जॉब एनवायरनमेंट के लिए जरूरी भी होते हैं, और हाइजीन फैक्टर जो है वो एक तरीके से फिजियोलॉजिकल नीड्स को सिंबलाइज भी करते हैं। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं हाइजीन फैक्टर कौन कौन से। ठीक, तो नंबर 1 आता है अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम, ऑब्वियसली पे। अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ, मुझे अगर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, मतलब एप्रोप्रिएट सैलरी नहीं मिल रही, रीजनेबल सैलरी नहीं मिल रही, तो फिर मैं तो वहाँ काम नहीं करना चाहूंगी उसी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो द पे और सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल। अगर ये कहने का मतलब ये है कि भले ही मैं इससे इतनी ज़्यादा मोटिवेट ना हूँ, लेकिन अगर सैलरी अच्छी नहीं होगी या फिर कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट या रीजनेबल नहीं होगी तो मेरे अंदर डिससेटिस्फेक्शन 100% आएगा। आपके मन में बार बार आएगा कि यार मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इतने कम पैसे में मैं काम कर रहा हूँ, आएगा ना। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या, तो पहला रीज़न हमारा बिल्कुल क्लियर है कि एटलीस्ट रीजनेबल सैलरी तो होनी चाहिए, दैट इज हाइजीन फैक्टर। ठीक है, अगर नहीं है तो डिससेटिस्फाई आप हो गए। ठीक, नंबर 2 कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए, मतलब एकदम, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और एम्प्लॉइज को पता होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए पॉलिसीज। ज़्यादा एम्प्लॉय को ऐसा भी नहीं लगे कि यहाँ तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या यहाँ पे लीव्स नहीं मिलती या फिर वट एवर। जैसे इन्होंने बोला क्या, तो इन्होंने बोला कि हाइजीन फैक्टर में आना चाहिए कि हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ऑब्वियसली ड्रेस कोड, ब्रेक्स, वेकेशंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर होंगी तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं होती तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आता है। अगर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं है या ब्रेक्स नहीं है, वेकेशंस नहीं होती कोई, तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई जरूर करेगी। नंबर 3 आता है फ्रिंज बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय को एक कंपनी के द्वारा फ्रिंज बेनिफिट जरूर ऑफर किए जाने चाहिए, जो कि होता है हेल्थ केयर प्लान्स। कंपनी की तरफ से हेल्थ केयर प्लान्स जरूर एम्प्लॉय को ऑफर होने चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को बेनिफिट्स देना,
एम्प्लॉय के लिए हेल्थ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ये सारे हाइजीन फैक्टर में आते हैं। फिजिकल वर्किंग कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वर्किंग कंडीशन जो है वो भी सेफ होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ज़रूरी है। तो वर्क के जो इक्विपमेंट हैं, जो मशीनरीज हैं या जो वो यूज़ कर रहे हैं वो अपडेटेड भी होने चाहिए और वेल मेंटेन्ड भी होने चाहिए। ठीक है, ये सारे हाइजीन फैक्टर में आता है। उसके बाद स्टेटस, एम्प्लॉय का जो स्टेटस है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फैमिलियर और रिटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे एज अ मैनेजर, है ना, तो फैमिलियर होना चाहिए। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशंस, तो रिलेशनशिप जो होता है एम्प्लॉयज़ की उनके पीयर्स के साथ, उनके उनके साथ में काम करने वालों के साथ या सुपीरियर्स के साथ या सबॉर्डिनेट्स के साथ, वो क्या होने चाहिए, एप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके बाद हाइजीन फैक्टर में आता है जॉब सिक्योरिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करानी ही चाहिए। तो ये सारे थे हमारे क्या, हाइजीन फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे मोटिवेशनल फैक्टर की। टू फैक्टर थ्योरी दिया, तो अब दूसरी फैक्टर थ्योरी क्या है, दूसरी फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग हाइजीन फैक्टर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मोटिवेटर। मतलब हर्सबर्ग कह रहा है कि हाइजीन फैक्टर जो है वो इतने ज्यादा इंसान मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते, मतलब वो तो जरूरी है, वो तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो एक डिससेटिस्फेक्शन जरूर पैदा हो जाएगा हमारे एम्प्लॉइज में। लेकिन जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं उससे पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन आता है। जो दूसरे नंबर वाला हमारा जो फैक्टर है दैट इज मोटिवेशनल फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है वो एक इंसान में मोटिवेट असल में जनरेट करता है। ठीक है, तो दीज फैक्टर मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। मतलब ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉय को अच्छी से अच्छी बेस्ट कैपेसिटी में परफॉर्म करने के लिए उनको एनकरेज करते हैं। तो इस फैक्टर को हम सेटिस्फायर्स भी बोलेंगे। मतलब ये जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं ये सेटिस्फायर्स कहलाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो एम्प्लॉइज फाइंड दीज फैक्टर इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग। मतलब एम्प्लॉइज को ये फैक्टर्स कैसे लगते हैं, रिवॉर्डिंग लगते हैं। तो जो मोटिवेटर्स फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स को सिंबलाइज करते हैं। जैसे कि नंबर 1 रिकॉग्निशन। तो एम्प्लॉय शुड बी प्रेज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अकम्प्लिशमेंट्स बाय द मैनेजर्स। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसने अपने टास्क को अचीव किया, देन मैनेजर्स को उनकी प्रेज करनी ही चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। नंबर 2 सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो एम्प्लॉइज मस्ट हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। एम्प्लॉइज की एम्प्लॉय के अंदर ये चीज होनी ही चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ अचीव करना ही है और वो उसकी जॉब पे डिपेंड करता है। तो देयर मस्ट बी अ फ्रूट ऑफ सम सॉर्ट इन द जॉब, कि मतलब हमें अपने एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ तो लालच देना ही पड़ेगा सो दैट उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट जनरेट हो। उसके बाद नंबर 3 दैट इज ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। तो ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय क्या चाहता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चाहता है, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करेंगे अपने एम्प्लॉइज़ को तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज विल मोटिवेट टू परफॉर्म वेल। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्प्लॉइज़ जो है वो खुद को रिस्पॉन्सिबल जो है उनको होना चाहिए काम के प्रति। तो मैनेजर्स जो है उनको अपने एम्प्लॉइज़ को एक ऑनरशिप ज़रूर देनी चाहिए कि मैंने अपने एक टीम मेंबर को कहा कि आपकी जिम्मेवारी है ये काम करने की, ठीक है, आप जिम्मेवार हो। तो एम्प्लॉइज़ को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसको हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, उसको अपना काम देकर उसको एक फ्रीली उसको काम देते हैं, तो वो उससे क्या रहता है, अकाउंटेबिलिटी भी रिटेन रहती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। क्योंकि देखो मैंने तो अपने उस टीम मेंबर को काम दिया, उसको बोला जा तू काम कर, ये वाला काम करो आप, ठीक है, अब उसके ऊपर है कि वो कैसे काम करेगा। अब वो अकाउंटेबल भी है बिकॉज मैंने उसको काम भी दिया और उसको कहा कि जैसे करना है वैसे कर, तेरे को पूरी छूट है, ठीक है। तो अब जो है मैंने उसको एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी दे दी। मतलब कल को वो कुछ काम में दिक्कत आती है तो वो आंसरेबल है वो एम्प्लॉय, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम उसे देते हैं ना तो वो उससे भी मोटिवेशन आता है। इसके बाद आता है मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। तो द वर्क इटसेल्फ शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एंड टू गेट मोटिवेटेड। तो जो काम है वो खुद जो है अपने आप में मीनिंगफुल होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, अगर इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट नहीं आ रहा काम करने में, या उसको वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा, या फिर उसको वो चैलेंजिंग नहीं लग रहा, देन वो मोटिवेट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें। अब आता है हमारा थर्ड थ्योरी दैट इज एक्स एंड वाई थ्योरी। तो थर्ड हमारी जो थ्योरी आती है वो आती है एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी ये जो हमें दी थी वो किसने दी थी, डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। किसने दी थी, डगलस मैकग्रेगर ने। तो थ्योरी एक्स एंड वाई आर द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर। कब दी थी, 1960 में दी थी। और ये जो थ्योरी है इसका जो आधार है, इसका जो बेस है वो ये है कि मैनेजमेंट हैज टू असेंबल ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आए, टू गेट द वर्क डन। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है उसको सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ असेंबल करना चाहिए और उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं ऑब्वियसली, और तभी जो है सारा काम अच्छे से होगा। तो मैकग्रेगर का ये मानना था कि मैनेजमेंट जो है वो कैन यूज आइदर ऑफ द नीड टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉइज, मतलब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई।
दोनों में से किसी को भी वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, थ्योरी एक्स की, उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी वाई की। तो थ्योरी एक्स की अगर हम बात करें तो थ्योरी एक्स रिलाइज ऑन द अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो थ्योरी एक्स है वो बिलीव करती है या रिलाय करती है किस चीज पे, अथॉरिटेरियन स्टाइल पे, मतलब जहाँ पे एक तरीके से मैनेजर हिटलरगिरी करता है। और क्यों करता है वो भी हम समझेंगे। Where the managers are required to give instruction and keep a close check on each employee, मतलब जहां पे मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं और देखना होता है उनको क्लोजली कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे एम्प्लॉइज। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया जाता है कि एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेटेड नहीं होते और वो वर्क को डिसलाइक करते हैं। ठीक है, मतलब उनको काम करना पसंद नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है। तो ये जो थ्योरी है वो कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है, कुछ मान्यताओं पर बेस्ड है। तो नंबर 1 है द एम्प्लॉई इज लेजी एंड डिसलाइक वर्क। पहले जो थ्योरी एक्स है वो हमको बोलती है कि इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो आलसी होते हैं, उनको काम करना ही पसंद नहीं होता है। दूसरा, ही इज या दे आर नॉट एम्बिशियस एंड डिसलाइक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयरफॉर प्रेफर्स टू बी लेड। कहने का मतलब उनका कोई एम ही नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पसंद ही नहीं करते, वो जिम्मेवारियां लेना ही नहीं चाहते हैं। नंबर 3, द एम्प्लॉई इज सेल्फ सेंटर्ड। यहां पे एम्प्लॉय सिर्फ अपना सोचता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के प्रति कोई काम नहीं करता, ना ही सोचता है। नंबर 4, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग ऑल दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मनी भी आ गई, मटेरियल भी आ गया, इक्विपमेंट भी आ गया और पीपल भी आ गया। मतलब यहाँ पे मैनेजर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को असेंबल करने में, मतलब कि सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उन्हीं की जिम्मेवारी होती है कि काम पर उनको एक तरीके से यूटिलाइज करना अच्छे से, ये सब मैनेजर के काम होते हैं। तो मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज को क्या करना पड़ता है, फिर कंट्रोल करना पड़ता है। मैनेजर्स को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उनको मोटिवेट करने का भी वो ट्राई करता है, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की भी कोशिश करता है वो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को कंप्लाई यानी कि अचीव किया जा सके, उनको फुलफिल किया जा सके। तो मैनेजमेंट मस्ट इंटरवेन टू कीप द एम्प्लॉइज वर्किंग। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स में होते हैं उनको एम्प्लॉइज के बीच में दखलंदाजी करनी पड़ती है ताकि एम्प्लॉइज जो है वो सही से काम करें। ठीक है, टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड्स ऑब्वियसली उनको थ्योरी एक्स वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको जो है एक तरीके से बोला जाता है कि अच्छे से काम करो तभी आपको सैलरी मिलेगा या तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें मिलेंगी। तो द एम्प्लॉय मस्ट बी परसुएडेड, रिवॉर्डेड, मोटिवेटेड, पनिश्ड एंड कंट्रोल टू गेट द वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे अगर थ्योरी एक्स वाले लोग आपके टीम के अंडर हैं तो एज अ मैनेजर आपको उनको मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे आप उनको रिवॉर्ड के थ्रू करो, चाहे आप उनको पनिशमेंट दो, चाहे आप उन पे पूरा एक क्लोज चेक करो सो दैट कंट्रोल कर पाओ आप उनको। इससे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कंप्लीट हुए जा सकते हैं। इसके बाद आता है थ्योरी वाई। तो थ्योरी वाई जो है वो रिलाय करता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पे। थ्योरी एक्स में हमने पढ़ा अथॉरिटेरियन स्टाइल, थ्योरी वाई की अगर हम बात करें तो ये है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे मैनेजर्स ये अज्यूम करते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड हैं। थ्योरी एक्स में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉइज वहां पे मोटिवेटेड ही नहीं थे और वो काम को डिसलाइक किया करते थे, लेकिन थ्योरी वाई में जो एम्प्लॉइज हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको पता है उनको क्या काम करना है, वो मोटिवेटेड है अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को जो है अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं सो दैट मैक्सिमम आउटपुट जो है वो लीस्ट एफर्ट्स में अचीव हो पाए। तो अब हम कुछ थ्योरी वाई की एजम्पशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे द एवरेज ह्यूमन बीइंग डज नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क, यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे नहीं है जो काम को डिसलाइक करें। तो दे आर क्रिएटिव, मतलब ऐसे लोग हैं मेरी टीम में जो क्रिएटिव हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनको काम करना पसंद है और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं। नंबर 2, एम्प्लॉइज आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, मतलब उनको ज्यादा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती एज अ मैनेजर हमें। तो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं बिकॉज हमारे अंडर एम्प्लॉइज, और सेल्फ कंट्रोल भी होते हैं। तो द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इज नॉट ओनली द मीन्स फॉर गेटिंग द डिजायर रिजल्ट। लेकिन थ्योरी एक्स में तो हमें उन्हें पनिशमेंट भी देनी पड़ती थी, बट थ्योरी वाई में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती पनिशमेंट जैसी। उसके बाद द एक्सटेंट to which an employee is committed to objectives is determine the rewards associated with their achievement। मतलब कि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज होते हैं, थ्योरी वाई वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कमिटेड होते हैं कि उनको ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना ही करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अगर वो पूरा करेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बाद उनको रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड जो होता है इस कॉन्टेक्स्ट में वो होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द ईगो एंड द फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। थ्योरी वाई की अगर हम बात करें तो थ्योरी वाई में वही लोग आते हैं जो कि एस्टीम नीड्स के लिए वर्क कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि उनको जो है उनकी वो एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे उनकी फिजियोलॉजिकल, सोशल और सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो चुकी है और वो एस्टीम नीड के लिए काम कर रहे हैं। वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल करना चाहते हैं थ्योरी वाई वाले लोग। नंबर 4, द एवरेज ह्यूमन बीइंग इज एम्बिशियस, मतलब थ्योरी वाई वाले लोग जो होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं और वो लाइक करते हैं
ठीक है, टू लीड रैदर देन टू बी लीड बाय अदर, मतलब वो चाहते हैं कि मैं जो है लीड करूं बजाय कि कोई मुझे लीड करे। ठीक है, तो द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज और रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। यहाँ इस स्टेज पर थ्योरी वाई वाले जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ऑर्गेनाइजेशन की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के थ्रू। तो इसीलिए कह सकते हैं कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है वो दो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल्स हैं जो है द जो शो करते हैं क्या, इन एजम्पशंस को। ठीक है, जो एक मैनेजर होल्ड करता है अपने एम्प्लॉइज पे। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद आता है नेक्स्ट थ्योरी जो कि है एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। तो एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से मैस्लो नीड हायरार्की का एक्सटेंड वर्जन है। मतलब यहाँ पे इसने मैस्लो की 5 नीड्स को कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरी में। मतलब जहाँ पे मैस्लो ने 5 नीड दी थी, वहीं एल्डरफर्स ने हमें 3 चीजें दी हैं। ईआरजी का मतलब है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ई से एग्जिस्टेंस, आर से रिलेटेडनेस और 3 से ग्रोथ, सॉरी जी से ग्रोथ। तो ये जो थे, इन्होंने बोला एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट क्लेटन पॉल एल्डरफर, तो इनका पूरा नाम है क्लेटन पॉल एल्डरफर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी थी और इनका ये मानना था कि हर नीड में कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ही। ठीक है, एंड उसको जो है इन्होंने क्लासीफाई किया लोअर ऑर्डर नीड्स और हायर ऑर्डर नीड्स में। इन्होंने पाया कि कुछ लेवल जो थे वो ओवरलैप कर रहे थे फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड सोशल नीड्स में, विद एन इनविजिबल लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन दी सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इनको स्टडी करते हैं, फिर समझते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है एग्जिस्टेंस नीड्स। तो एग्जिस्टेंस नीड्स में वो नीड्स आती हैं जो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड से रिलेटेड हो, जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स जो हमने मैस्लो में पढ़ी, अगर हम उसको दोनों को मिला दें, एक कैटेगरी में कर दें, ठीक है, तो वो हमारी बन जाती है एग्जिस्टेंस नीड। नाम से ही पता चल रहा है एग्जिस्टेंस नीड्स। उसके बाद जो है दूसरा आता है रिलेटेडनेस नीड्स। तो रिलेटेडनेस नीड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आती है आपकी सोशल नीड्स। ऑब्वियसली नाम से भी पता चल रहा है दैट एन इंडिविजुअल सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स, एक इंडिविजुअल चाहता है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। तो दीज नीड्स कवर मैस्लोज सोशल नीड्स। इस नीड में वही आएगा मैस्लो की जो हमने सोशल नीड पढ़ी थी, और कुछ पार्ट इसका एस्टीम नीड का भी आएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ नीड की अगर हम बात करें तो ग्रोथ नीड जो है वो कवर करती है मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और कुछ पार्ट एस्टीम नीड का, विच आर इंटरनल टू द इंडिविजुअल, सच एज जैसे फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक, फीलिंग ऑफ बीइंग पर्सनल, यूनिक, और उसकी पर्सनल खुद की ग्रोथ। तो ग्रोथ नीड्स आर दोज नीड्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ग्रोथ नीड वही है जो एक इन्फ्लुएंस करती है किसी भी एम्प्लॉय को, ताकि वो अपना खुद का ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाए एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में। तो ये आप देख सकते हो, इसका आप जरूर आप डायग्राम बना के आना। समझ गए आप? तो ये फर्स्ट सेकंड नीड अगर आप लिखोगे तो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, और इसका कुछ कुछ पार्ट देखो, एस्टीम नीड का आधा पार्ट ग्रोथ नीड में जा रहा है और आधा पार्ट रिलेटेडनेस में जा रहा है। तो ये आप जरूर करके आना, अच्छा लगेगा ये। उसके बाद आता है मैक्लेलैंड नीड्स थ्योरी। इसके बाद हमारी आती है मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी। तो मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी जो है वो हमें डेविड मैक्लेलैंड्स ने प्रपोज करी थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका मानना था कि स्पेसिफिक नीड्स जो होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की आर एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड गेट मोल्डेड विद वंस एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। ऑब्वियसली आज हमारी एक नीड पूरी होगी, अब हमें दूसरी चाहिए कोई चीज़, ये वो हो गई, तो फिर तीसरी कोई चीज़ चाहिए, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी नीड्स चेंज होती हैं, मोल्ड होती हैं। तो मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी को हम 3 नीड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी 3 नीड्स थ्योरी हैं। पहला है नीड फॉर पावर, दूसरा है नीड फॉर एफिलिएशन, और तीसरा है नीड ऑफ अचीवमेंट। तीनों को एक एक बार हम स्टडी करेंगे। ये डायग्राम आप बना सकते हो प्यारा सा, मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी, जिसमें नंबर 1 है नीड फॉर पावर, नंबर 2 है नीड फॉर एफिलिएशन, नंबर 3 है नीड फॉर अचीवमेंट। तो सबसे पहले नीड फॉर पावर की बात करेंगे। तो नीड फॉर पावर, व्हाट इज पावर? पावर का मतलब क्या? पावर इज द एबिलिटी टू इंड्यूस और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। कि आपके अंदर एक पावर है जिससे आप किसी का बिहेवियर जो है, मतलब पावर एक वो एबिलिटी है, वो क्षमता है ना, वो एक कैपेबिलिटी है जिससे आप अपने किसी भी, मतलब अपने अंडर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं या टीम मेंबर्स हैं, उनका बिहेवियर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनको इंड्यूस कर सकते हो, उनको एनकरेज कर सकते हो। तो द पीपल विद हायर पावर नीड्स सीक हाई लेवल पोजीशन। ऑब्वियसली हाई लेवल की पोजीशन होगी, उसी के पास हाई पावर होगी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में। सो एज टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर अदर्स। ऑब्वियसली पोजीशन तो चाहिए ना, जब तो लोग हमारी सुनेंगे, राइट। तो अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को कंट्रोल करना है, किसी के बिहेवियर को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपके पास हाई लेवल पोजीशन होना जरूरी है, राइट। उसी के बाद आपके पास हाई पावर आएगी। तो जनरली दे आर आउटस्पोकन, फोर्सफुल, डिमांडिंग, प्रैक्टिकल, ठीक है, रियलिस्टिक, नॉट सेंटिमेंटल, एंड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन दी कॉन्वर्सेशंस। तो कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो आउटस्पोकन होते हैं, ठीक है, फोर्सफुल भी होते हैं, मतलब किसी से काम करवाना है तो करवाना है, डिमांडिंग होते हैं, उनको काम चाहिए तो चाहिए, और वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होते, रियलिस्टिक सोच होती है उनकी। तो ये होता है नीड फॉर पावर। मतलब
इसके बाद आता है नीड फॉर एफिलिएशन। तो पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन, जो लोग चाहते हैं कि उनका पहला तो था कि किसी को चाहिए पावर, ठीक है, पहले तो हमने ये पढ़ा कि एक एम्प्लॉय की चाहत है कि उसके हाथ में पावर हो, उसके पास हाई लेवल की पोजीशन हो, है ना। अब कोई एम्प्लॉय चाहता है एफिलिएशन, तो पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम बीइंग लव्ड बाय ऑल एंड टेंड टू अवॉइड द पेन ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। तो कह सकते हैं कि जो लोग चाहते हैं हाई नीड मतलब एफिलिएशन, राइट, जो लोग चाहते हैं हाई लेवल ऑफ एफिलिएशन, तो वो क्या करते हैं, प्लेजर डिराइव करते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्यार करे और कोई उनको रिजेक्ट ना करे, उनको ऐसा कोई पेन ना हो। तो ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, ये तो हमें पता ही है। उनको अच्छा लगता है, दे लाइक टू इंटरैक्ट एंड बी विद अदर्स वेयर दे फील पीपल एक्सेप्ट देम। मतलब लोग चाहते हैं, मतलब वो जुड़े रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे साथ लोगों के ग्रुप्स बने, राइट, लोग मुझे प्यार करें, लोग मेरे साथ हो, एक यूनिटी हो, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे अच्छा लगे, एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन। तो पीपल लाइक दीज नीड लाइक टू मेंटेन द प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप्स। जिन लोगों की ये नीड होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़े ही प्यार वाले सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है, और वो लोगों की हेल्प करते हैं, वो लोगों को कंसोल करते हैं, ट्रबल के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे उनको उनकी हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, उनके साथ मतलब कुछ लोगों को ये होता है कि हमारे साथ लोग जुड़े रहे, मतलब जो रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं, ऐसे लोग वो होते हैं नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग। इसके बाद होता है नीड फॉर अचीवमेंट। तो मैक्लेलन ने ये पाया कि कुछ लोगों की ये डिजायर होती है कुछ अचीव करने की, हाई अचीवर्स बनना चाहते हैं वो, जैसे कि हाई अचीवर्स टेक द मॉडरेट रिस्क। मतलब जो लोग कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स को अचीव करना चाहते हैं या कुछ टास्क को ऐसे करते हैं जिनसे उनका नाम हो, अचीवर्स बनना चाहते हैं, वो हाई अचीवर्स टेक द मॉडरेट रिस्क लेते हैं ऑब्वियसली। और कह सकते हैं कि दिस इज द अपोजिट टू बिलीव दैट हाई अचीवर टेक हाई रिस्क। यानी मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि हाई अचीवर्स ही जो होते हैं वो हाई रिस्क ले, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, आप मॉडरेट रिस्क लेके भी हाई अचीवर बन सकते हो, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय में जो है, जो एम्प्लॉय नीड फॉर अचीवमेंट की चाहत रखते हैं, ज्यादा अचीवमेंट चाहते हैं, तो उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो हाई अचीवर्स सीक्स टू ऑब्टेन द इमीडिएट फीडबैक फॉर द वर्क डन बाय देम। तो उनको ऑब्वियसली फीडबैक तो चाहिए ही, और वो जो है ये देखते हैं, बार बार देखते हैं कि गोल की तरफ उनकी कितनी प्रोग्रेस है। और एक बार उन्होंने गोल सेट कर लिया तो वो अपने आप को कंप्लीटली उसमें झोंक देते हैं, उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। और जब तक सेटिस्फाई नहीं होते, जब तक वो अपना 100% ना देते उस काम को करने के लिए। तो जो पर्सन हाई नीड फॉर अचीवमेंट की चाहत रखता है, वो टास्क को बहुत अच्छे से पूरा करता है, ठीक है, उसको मटेरियल नीड्स नहीं चाहिए, बट उसको वो सेटिस्फैक्शन चाहिए उसको अचीव करने का, किसी भी गोल को। तो दो ही वांट्स टू अर्न मनी, बट सेटिस्फैक्शन इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क इटसेल्फ गिव हिम मोर प्लेजर। जब हम कोई काम पूरा कर लेते हैं, जब हम कोई कुछ चीज अचीव कर लेते हैं, तो हमें तो खुशी होती ही है, और वो कैश रिवॉर्ड से भी ज्यादा अच्छी होती है किसी के लिए। इसके बाद आता है विक्टर रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। तो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सेग्रीगेट एफर्ट, अकम्प्लिशमेंट एंड आउटकम। तो विक्टर रूम ने भी हमें एक थ्योरी दी है मोटिवेशन की, जिसको हम बोलते हैं विक्टर रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। तो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो सेग्रीगेट, यानी कि कुछ चीजों को वो सेपरेट कर रही है, एफर्ट को, अकम्प्लिशमेंट को और आउटकम को। मतलब आपने किसी काम को करने के लिए एफर्ट लगाया, वो काम अकम्प्लिश हुआ, तो रूम ने जो है इन तीनों मतलब अकम्प्लिशमेंट, किसी काम को जो है पूरा करना और फिर उसका नतीजा देखना, आउटकम देखना। तो इन्होंने बोला कि रूम ने तो ऐसा किया, वाइल जो मैस्लो और हर्जबर्ग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तरीके से इनर डिजायर को रिजल्ट्स के साथ एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था। अब रूम्स एक्सपेक्टेंसी हाइपोथेसिस या जो थ्योरी थी, वो ये अज्यूम करती है कि जो बिहेवियर आउटकम्स फ्रॉम कॉन्शियस इंटेंट अमंग अल्टरनेटिव्स हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। यानी का मतलब क्या, कि जो रूम्स एक्सपेक्टेंसी हाइपोथेसिस या थ्योरी है, वो ये मानती है कि जो बिहेवियर आउटकम आते हैं, नतीजे आते हैं कॉन्शियस इंटेंट से। कॉन्शियस इंटेंट का मतलब होता है किसी काम को बिल्कुल फोकस के साथ पूरा करने की मंशा होना, ठीक है। कॉन्शियस इंटेंट्स के साथ जब हम कोई काम करते हैं और उसके जो आउटकम होते हैं, है ना, उसके जो आउटकम होते हैं वो हमारे प्लेजर को मैक्सिमाइज करते हैं। मतलब हम कोई काम बिल्कुल कॉन्शियसली कर रहे हैं, कॉन्शियस इंटेंशन के साथ करते हैं, ताकि हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना और पेन को मिनिमाइज करना। तो व्रूम ने ये रियलाइज किया कि इंप्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है, उसकी स्किल पे डिपेंड करती है, नॉलेज पे डिपेंड करती है, उसके एक्सपीरियंस और इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो व्रूम ने ये क्लेम किया कि जो एफर्ट है और जो अचीवमेंट है और जो करेज है, इन तीनों का बीच में को रिलेशन है जो कि मोटिवेट करता है लोगों को। तो उसने क्या किया, एक टर्म यूज करी इन तीनों वर्ड्स के लिए। उसने यूज किया एक्सपेक्टेंसी, उसने यूज किया इंस्ट्रूमेंटैलिटी और उसने तीन वर्ड यूज करे, तीसरा वर्ड है बैलेंस। तो अब हम एक एक करके तीनों वर्ड्स को पढ़ेंगे। पहला है एक्सपेक्टेंसी। तो एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो द एक्सपेक्टेशन इज दैट इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एफर्ट विल इंप्रूव परफॉर्मेंस। इफ आई वर्क हार्डर आई विल परफॉर्म बेटर। तो एक्सपेक्टेंसी क्या, एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक तरीके से एक्सपेक्टेशन जो कि आप किसी भी एम्प्लॉय के एफर्ट की क्वांटिटी को बढ़ाता है, और जब एफर्ट बढ़ते हैं तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगी तो मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी, मैंने जैसे हम कोई गेम भी खेलते हैं या हम कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, अगर हमने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, ऑब्वियसली आई विल परफॉर्म बेटर, राइट। तो ये चीज मैंने बोली। तो एक्सपेक्टेंसी जो है वो कुछ चीजों से अफेक्ट भी होती है, जैसे कि हैविंग द प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल। ऑब्वियसली अगर रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे अपने एफर्ट्स को मैं अपने एफर्ट लगा के भी क्या करूंगी, है ना। तो रिसोर्सेज तो अवेलेबल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मेरे एफर्ट भी किसी काम के नहीं है। दूसरा, हैविंग द एप्रोप्रिएट स्किल्स टू ट्राई टू वर्क। ऑब्वियसली मैं कोई काम करने जा रही हूं तो उसके रिगार्डिंग मेरे अंदर स्किल तो होनी चाहिए ना। अगर मैं मैनेजर बनने जा रही हूं तो मेरे को मैनेजमेंट की नॉलेज तो होनी चाहिए, स्किल तो होनी चाहिए मैनेज करने की। अगर वही नहीं होगी तो फिर मैं क्या एफर्ट लगाऊंगी, है ना। थर्ड, हैविंग द नेसेसरी सपोर्ट टू अर्न द वर्क डन। ऑब्वियसली मुझे लोगों का साथ भी तो चाहिए। मैं अकेले अगर मैनेजर बन जाऊं और लोग मेरे वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, सुपरवाइजर सपोर्ट चाहिए, मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सी चीजें मुझे चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपने एफर्ट लगा के भी क्या करूंगी। मैं अपने एफर्ट तब लगा पाऊंगी, अपनी एफर्ट की क्वांटिटी को तब इंक्रीज कर पाऊंगी जब मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, मेरे पास एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्किल मेरे अंदर होनी चाहिए, और साथ में मेरा सपोर्ट सिस्टम भी सही होना चाहिए। नेसेसरी सपोर्ट जो जरूरी है वो तो होना ही चाहिए। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी वो कंसेप्ट है जो कहता है कि अगर आप परफॉर्म बेटर करोगे तो द रिजल्ट विल बी अचीव्ड। जो भी आप पाना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। तो इफ आई परफॉर्म वेल आई विल कंप्लीट द स्पेसिफाइड इफेक्ट, है ना, कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगी तभी तो मैं रिजल्ट अचीव कर पाऊंगी। तो ये भी कुछ चीजों से इफेक्ट होता है, जैसे कि क्या, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कनेक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस से आउटकम क्या निकलेगा, जो अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो उसका क्या आउटकम है, उसकी मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड गेम, है ना, कि मैं ये काम पूरा करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, तो वो चीज मुझे पता होनी चाहिए कि मुझे मिलेगा क्या।
तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी ना, क्योंकि मुझे रिजल्ट पता होना चाहिए। नंबर 2, ट्रस्ट विद इन द पीपल हु विल डिसाइड हु गेट व्हाट आउटकम। ऑब्वियसली कि मैं लोगों पे विश्वास भी तो करूंगी ना कि हाँ, अगर मैंने ये टास्क अचीव किया तो मेरा मैनेजर या मेरा सुपरवाइजर मुझे ये चीज देने वाला है, तो मैं लोग उस पे ट्रस्ट भी तो करूंगी। अगर मैं ट्रस्ट ही नहीं करी तो फिर मेरे को लगेगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मैं ये सोचती रहेगी तो फिर क्या होगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मेथड दैट डिसाइड हु गेट व्हाट आउटकम। तो जो भी चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना, और ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है बैलेंस। तो बैलेंस क्या है? बैलेंस इज हाउ मच द आउटकम इज वैल्यूड, मतलब जो रिजल्ट निकलने वाला है उसकी मेरी नजरों में वैल्यू क्या है। द मोर एन एम्प्लॉय वैल्यू अ सर्टेन रिवॉर्ड, अगर मैं उस रिवॉर्ड को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही हूँ उतनी ही ज्यादा मैं सेटिस्फाई होंगी। अगर मेरे लिए वो रिवॉर्ड वैल्यूएबल ही नहीं है देन तो मैं मोटिवेट ही नहीं हूं ना, फिर देन तो फिर मैं इतना ज्यादा एफर्ट लगाऊंगी नहीं। तो रिवॉर्ड डजंट हैव टू बी अ ग्रैंड गेस्चर, इट जस्ट हैज टू बी मीनिंगफुल टू द एम्प्लॉय। मीनिंगफुल टू द एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय के लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखना चाहिए। अब चाहे वो बोनस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम ऑफ हो, मतलब मुझे कोई वेकेशन मिल रही हो या कुछ भी, या फिर मुझे कोई कंडीशन मिल रही हो, तो वो मेरे लिए मीनिंगफुल होना जरूरी है। तो बैलेंस को भी जो है कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले -1 अवॉइडिंग द आउटकम रिवॉर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तो मैं उस रिवॉर्ड को अवॉइड कर रही हूँ, मेरे लिए कोई रिवॉर्ड ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। नंबर 2, अपैथेटिक अबाउट द आउटकम, मतलब मैं अपैथेटिक हूँ, यानी कि ना तो मुझे मैं नेगेटिव हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, अच्छा सोच रही हूँ, ना मैं कुछ ज्यादा उसके बारे में बेकार सोच रही हूँ, तो मैं अपैथेटिक हूँ। उसके बाद +1 यानी कि मुझे उस रिवॉर्ड को पाने की चाह है, डिजायर है, तब तो वो मेरे लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो बैलेंस कैन ओनली बी मोटिवेटिंग इफ द एम्प्लॉय वुड प्रेफर हैविंग द आउटकम। बैलेंस तभी एक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेट होगा जब उसको उस आउटकम से प्यार होगा, मतलब उस रिवॉर्ड से उसको वो रिवॉर्ड चाहिए, उसको रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए, तब तो बैलेंस जो है वो मोटिवेटिंग होगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी मल्टीप्लाई बैलेंस इज इक्वल टू मोटिवेशनल फोर्स। तो इन्होंने क्या बोला, इफ आइदर ई आई और वी आर जीरो देन द इक्वेशन फेल्स। ऑब्वियसली आप जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो जीरो ही आएगा ना, तो तीनों में से कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। चलो जी, हमारा मोटिवेशन कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट, बधाई हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।